Life of an aspirant is filled with lots of ups and downs. To pursue this journey, lot of patience and courage are needed because results in the end are always uncertain. This journey of courage prepares you to face real life challenges and helps in good decision making during your tough times. Today, we have a very special guest with us who proved himself multiple times. The journey that we are going to witness today is of Mr. Siddhant Wahane. He is currently working as an assistant engineer in water resource department for Government of Maharashtra. Let's hear out from him in another episode of the AK Show. Hi viewers, I am Kunal back with another video. Today we have a very special guest with us, Siddhant Wahane. Let's welcome him on board. Hi Siddhant, आप कैसे हैं? हेलो कुणाल, आई एम गुड। सिद्धांत, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पेंडेमिक में आप और आपकी फैमिली सेफ है। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू फॉर द कंसर्न। तो सिद्धांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप का ग्रेजुएशन किस में हुआ है? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में 2016 में। ओके, सो यस, आपका ये मतलब थॉट कैसे आया कि मुझे इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहिए? ये आपका थॉट प्रोसेस कैसा था? उसके लिए एग्जीक्यूशन प्लान आपका क्या था? मेरा एग्जीक्यूशन प्लान ऐसा था कि 10th तक सब नॉर्मल था और उसके बाद क्या करना है कभी सोचा ही नहीं था कि इंजीनियरिंग करना चाहिए, मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ नहीं था दिमाग में। हाँ, पर ठीक है, जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ, जब एक्चुअल बारी आई कि क्या करना है फ्यूचर में, तब कंफ्यूजन था। तो हम जो दोस्त था, हमारा ग्रुप था, सबने चलो एक कॉमनली डिसाइड किया कि सब इंजीनियरिंग करते हैं, तो हम भी इंजीनियरिंग करेंगे। तो वो इंजीनियरिंग वाला एम पहले से ही था, बोल सकते हो आप कि हम हाँ इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग करना है। ओके, सो इंजीनियरिंग में तो अब आपने एडमिशन ले लिया होगा, तो आपने एग्जाम्स कौन सी टारगेट की थी कि इंजीनियरिंग के लिए मुझे कौन सी एग्जाम टारगेट करनी है? हाँ, जब 2012 में, जब हमारा मतलब 2010 में जब हमने डिसाइड किया इंजीनियरिंग करना है, तो उसके लिए भी कुछ कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए। तब हमने जब पता किया तो हमारे टाइम पे 3 एग्जाम थी। स्टेट लेवल की SEEE और सेंट्रल लेवल की AIEEE की एग्जाम थी, और तब IIT JEE की एग्जाम थी, जो भी कंबाइन हो गई। तो हमने सोचा कि स्टेट लेवल से अच्छा हम सेंट्रल लेवल पे जाते हैं। पर कभी वो जो थिंकिंग है हमारी कि चलो IIT करते हैं, तो IIT की कोचिंग वगैरह थी, पर फीस बहुत ज्यादा लगती थी कि काफी ज्यादा फीस है। सो वी डिसाइडेड कि AIEEE की प्रिपरेशन करते हैं। AIEEE की प्रिपरेशन के साथ साथ स्टेट लेवल का भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाएगा और IIT का भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाएगा। वो सोच के AIEEE प्रिपेयर करना चालू किया था। नागपुर में ही कोचिंग लगाई थी। ओके, सो अब आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, तो अब आप का क्या करियर ओरिएंटेशन था? आपका क्या पर्सनल इंटरेस्ट था कि आपने अब करियर में क्या करना चाहिए, और आपने ब्रांच कौन सी सिलेक्ट की? ब्रांच सिलेक्ट करने का पीछे यही था कि 11th-12th में मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और CSIT कहीं ना कहीं मेरे बस की बात नहीं है। सॉरी, मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने यही चूज किया कि एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तब, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा लगता था और मैथ्स भी थोड़ा स्ट्रांग था। तो सोचा था कि हम एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे वरना सिविल इंजीनियरिंग करेंगे। वो मेरा प्री डिसाइडेड ही था। पर कहीं ना कहीं मुझे AIEEE में जितने मार्क्स आने चाहिए थे उतने नहीं है। SEEE में थोड़े ठीक मार्क्स आ गए। तो उसके बाद जब ऑप्शन फॉर्म भरने की बारी आई, तो काफी सारे फॉर्म भरे थे, पर मेरा प्रायोरिटी नागपुर ही था। तो नागपुर में जो 2 कॉलेजेस थे ऑटोनॉमस, वो कॉलेज मैंने डाला था। पहला प्रेफरेंस मैकेनिकल को दिया, पर मार्क्स कट ऑफ थोड़ा मैकेनिकल का हाई जाता है, तो उसकी वजह से मुझे मैकेनिकल नहीं मिल पाया। तो सेकंड ऑप्शन मेरा सिविल इंजीनियरिंग था। तो फिर उसकी वजह से मैंने सिविल इंजीनियरिंग YCC में 2012 में एडमिशन लिया। ओके, सो जैसे अब आप सिविल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे थे, तो सिविल इंजीनियरिंग और इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम सब जानते हैं। यस। तो सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप हर कंट्री में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हर कंट्री यस। में। तो आपका कोई बाहर का प्लान था, मुझे बाहर जाना चाहिए? हाँ, मैंने बेसिकली मैंने सिविल इंजीनियरिंग जब शुरू किया, तो पढ़ाई नॉर्मली थी। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मैं एवरेज स्टूडेंट था कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ के एग्जाम निकाल लेता था। और क्या करना चाहिए जब सोचने की बारी आई, तो थर्ड ईयर में जब गए, सेकेंड ईयर तक तो सब चिल चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। जब सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर की बारी है, तो हम एक दो दोस्त थे, हमने वही सोचा कि क्या करना चाहिए, अपने से क्या होगा।
तो वही डिसाइडेड था कि हम करते हैं, और हमने पता किया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जर्मनी में 1-1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो हमने किसी से बात की थी कि हाँ, वहाँ पे अच्छे डिप्लोमा कोर्सेज है, और अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर के, सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बाहर अच्छी है। तो हमारा वो डिसाइडेड था इंजीनियरिंग थर्ड फाइनल ईयर में कि चलो अपन इंजीनियरिंग के बाद कोशिश करेंगे और एक डिप्लोमा कोर्स करेंगे बाहर से। ओके, सो आपका एग्जीक्यूशन प्लान उसके लिए क्या था कि अब हमें क्या करना चाहिए बाहर जाने हाँ, के? हमारा एग्जीक्यूशन प्लान ये था कि हमने कंसल्टेंसीज के थ्रू बात की थी कि बाहर जाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी एग्जाम हमें प्रिपेयर करनी चाहिए या कौन सी एग्जाम देनी चाहिए। फिर वो हर कंट्री के लिए अलग होती है। उसके बाद हमारा स्कोर कितना होना चाहिए फाइनल ईयर तक, जो सीजीपीए होता है, कि उससे कितना फर्क पड़ता है। तो वो सब सोच के हम, हमारा शुरू था, पर बेसिकली वो हम फाइनल ईयर होने के बाद ही करने वाले थे। फाइनल ईयर तक हमारा कुछ प्लान नहीं था। फाइनल ईयर के बाद ये सब शुरू करने वाले थे, बट दिक्कत वो थी कि फिर अगर किसी बाहर देश में जाना है तो फाइनेंशियल बर्डन काफी बढ़ जाता है। या हमें अगर बाहर देश के लिए जाना है तो 1 साल का खर्चा कंट्री वाइज काफी ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं फिर बैक ऑफ द माइंड वो भी मेरे दिमाग में आना चालू हो गया कि यार कर सकते हैं क्या, जाना चाहिए क्या, इतना फाइनेंशियल बर्डन फैमिली पे देना चाहिए। तो फाइनल ईयर के बाद मैंने वो प्लान फिर ड्रॉप कर दिया था, पर कि मुझे बाहर जाना है। ओके, सो अब इंडिया में भी काफी सारे पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज है। यस, जैसे यस, आपने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो आपके पास में फिर अपॉर्चुनिटी होगा, मैं एमटेक कर सकता हूँ या एमबीए कर सकता हूँ। यस, यस। यस, तो एमटेक के लिए भी आईआईटीज है, एनआईटीज है, स्टेट कॉलेजेस है। सो क्या आपने वो टारगेट किए? हाँ, मैंने एमबीए का सोचा था, बट फिर मैंने एमबीए से अच्छा मैंने ये सोचा कि हमने 4 साल जिस फील्ड को दिए हैं, तो वो फील्ड छोड़ के क्यों जाना चाहिए, मतलब उसका फिर क्या क्या यूज होगा वो 4 सालों का। ये सोच के फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं कोर में ही रहूंगा, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में ही रहूंगा। जब मेरा ग्रेजुएशन का प्लान ड्रॉप, पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान ड्रॉप हुआ बाहर से, तब मेरे पास ये 3 ऑप्शन थे, जैसा आपने बोला, एमबीए, एमटेक, और उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन होती है या एमपीएससी के लिए प्रिपरेशन होती है। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो अगर मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ तो मैं अपनी फील्ड में ही करना चाहता हूँ। तो मेरा वो एम था कि चलो अभी हम प्रिपेयर करेंगे, तो एमपीएससी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर करने का मैंने सोचा था। और पर उसके लिए कौन से कोचिंग करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ये भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस लेवल पे। और ग्रेजुएशन हो चुका था, रिजल्ट आ चुका था, तो उसके वजह से मैंने सोचा चलो अगर मुझे कोर में ही रहना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे फील्ड के। और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में हम एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ाई करते हैं, वो कंसेप्ट को टारगेट करते हुए नहीं करते। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो हमें मेरा कोर नॉलेज बढ़ाना है, तो सबसे बेस्ट वे इज टू प्रिपेयर कि हमें गेट की कोचिंग करूँ। क्योंकि गेट एक मुझे ऐसी एग्जाम लगती थी कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं उसको इंजीनियरिंग लेवल पे। और इसके लिए मैंने गेट कोचिंग चूज की थी ताकि मेरे कंसेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद मैं कोई भी एग्जाम अगर दूं तो एटलीस्ट मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो उसके पीछे। ओके, सो गेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और अगर हम किसी भी यस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के स्टेजेस होते हैं, जैसे प्रिपरेशन स्टेज, फिर मॉक टेस्ट हम देते हैं, प्रिपरेटरी टेस्ट देते ओके। हैं सेल्फ यस, यस। इवेल्युएशन के लिए। और उसमें भी हम कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टारगेट करते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, ये छोड़ने हैं। तो इस बीच आपने गाइडेंस किससे लिया, कौन से पर्सन से लिया, और वो गाइडेंस आपको किस तरह काम आया, और आपका मॉक टेस्ट प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या थी? अब यहाँ पे मॉक टेस्ट के नंबर मैटर करते हैं या आपका कंसेप्चुअल नॉलेज ज्यादा मैटर करता है? ओके कुणाल, सबसे पहले तो अगर किसी को गेट प्रिपेयर करना है तो यूजुअली लोग दिल्ली जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं। पर नागपुर में मेरा सिविल इंजीनियरिंग था, तो वो टाइम पे नागपुर में काफी अच्छी कोचिंग अवेलेबल थी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो मैंने नाम लेना चाहूंगा, मोटवानी सर, मतलब सभी जानते हैं उनको सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में। तो मोटवानी सर के पास मैंने गेट कोचिंग करने का डिसाइड किया था, क्योंकि मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि अपन मोटवानी सर के पास जाएंगे। तो मुझे मोटवानी सर ने काफी गाइड किया कि हमें प्रिपेयर कैसा करना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा मार्क्स का पूछते हैं। तो उन्होंने मुझे काफी गाइड किया था इसके पीछे। और मेरा स्टडिंग स्ट्रेटजी ऐसा था कि सर ने आज जो क्लास में पढ़ाया उसको घर जाके रिवाइज करना है, उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी सर नेक्स्ट डे जो पढ़ाएंगे उसको भी घर जाके रिवाइज करना है, पर उसके अगले दिन का भी रिवाइज करना है। सो अगर सर ने 10 दिन कुछ सिखाया है तो 10th डे मैं घर जाने के बाद
मैं एक तो घर पे पढ़ाई नहीं होती कुणाल, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप सीरियसली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, गो टूवर्ड जॉइन अ लाइब्रेरी, कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, बहुत बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा। तो मैं जैसा बता रहा था कि मेरा स्ट्रैटेजी सिंपल था, सर ने 10वें दिन कुछ पढ़ाया है तो घर जाके पहले 9 दिन का रिवाइज करना है, और उसके बाद 10वें दिन का जो रिवाइज जो पढ़ना है उसको रिवाइज करना है, और उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, उसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ कुणाल, मेरे कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गए। भला ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन टफ जाते थे, पर जो उसके पीछे का कंसेप्ट था कि चलो ये कंसेप्ट लगाना चाहिए, ये इस तरीके से होता है, वो मेरा उसकी वजह से काफी क्लियर हुआ। और गेट एग्जाम के लिए मैं बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके कंसेप्ट बेसिक लेवल पे कितने अच्छे क्लियर है। अगर आपके बेसिक लेवल पे कंसेप्ट क्लियर है तो आप गेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरी बेसिक स्ट्रेटजी वो थी। पर आप जब मॉक का पूछ रहे थे मुझे, तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि मैं मॉक एग्जाम के लिए कभी उतना मैंने मॉक एग्जाम को प्रेफरेंस नहीं दिया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने 1 या 2 मॉक एग्जाम्स दी थी, पर वो भी उतने अच्छे से नहीं दी थी। उसका नुकसान मुझे हुआ जब मैं एक्चुअल गेट एग्जाम देने गया, कि लैक ऑफ प्रैक्टिस के वजह से कहीं न कहीं वहाँ पे मुझे जितना स्कोर आना चाहिए था फर्स्ट अटेम्प्ट में, उतना नहीं आया। डिसेंट स्कोर था, खराब स्कोर नहीं था, बट जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। हाँ, अगर मैं मॉक करता तो मुझे लगता है मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक एग्जाम्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल आपने एटलीस्ट 5 एग्जाम्स तो देनी चाहिए, उसको सेल्फ इवैल्यूएट करना चाहिए कि मेरा पिछले ये एग्जाम में कहाँ गलत हुआ है। तो एक यहाँ पे उसके आपने पीछे क्या। काफी एक यहाँ पे आपने काफी अच्छी बात कही कि मैं आज जो सीखने वाला हूँ, तो मैं उसे सीखने से पहले मैंने इससे पहले क्या सीखा है मैं उसे रिवाइज करता था। यानी कि आप यस, कंटिन्यूअस यस, टच में हो, आप भूल नहीं रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो आप भूल नहीं रहे यस, हो, आप यस, कंटिन्यूअस टच में हो। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है जो हमारे व्यूअर्स को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, जो प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्जाम के लिए। यस, यस। सो आपका गेट का स्कोर आया होगा, तो गेट के स्कोर के यस। बेसिस पे आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया और कौन से ब्रांच में लिया? हाँ, मैं जैसे बता रहा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना था, वो मेरा प्री डिसाइडेड था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो मैंने इसलिए प्रिपेयर करा था ताकि मेरे कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जब मेरे गेट एग्जाम हुई तब 2017 में, 1 साल जब मैंने गेट प्रिपेयर किया, उसके बाद 2017 में अप्रैल महीने में हमारी गवर्नमेंट एग्जाम की एमपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की ऐड आई थी अप्रैल मंथ में। तो वो एग्जाम का प्रिपरेशन करते हुए मैंने वो एग्जाम के लिए फिर पढ़ना शुरू किया था। प्रिलिमिनरी एग्जाम थी, फिर मेंस होती है, फिर इंटरव्यू होता है, ऐसी स्टेजेस थे। तो जब मैंने गेट एग्जाम हो गई, उसके बाद मैंने एमपीएससी के लिए पढ़ना चालू किया था प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। और साइड बाय साइड जो मेरे मोटवानी सर थे हमारे सिविल इंजीनियरिंग के, उन्होंने ये चीज बोली थी कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिल्कुल करो, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को बहुत समय लगता है, कि आपकी एग्जाम्स होगी, इंटरव्यू होगा, फिर ज्वाइनिंग आएगी। उतना साल आप बर्बाद करने से अच्छा आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लो, आप दोनों चीज मैनेज कर सकते हो। तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का थिंकिंग वो था कि चलो हम गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करते करते साइड बाय साइड एक डिग्री भी करते हैं, ताकि एक एडिशनल डिग्री भी हो जाए। और वक्त वक्त जो बोलते हैं कि काफी लोग सिर्फ प्रिपेयर करते रहते हैं और कहीं ना कहीं समय हो जाता है, फिर उनकी समय बर्बाद हो जाता है। तो वो सोच के मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का सोचा था, और जिसके लिए मैंने वीएनआईटी ही चूज किया था, क्योंकि गेट स्कोर जैसे मैंने बताया डिसेंट स्कोर था, तो मुझे एनआईटी कोई भी मिल रहा था। पर अगर एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो किसी दूसरे स्टेट जाके पढ़ने से अच्छा कि वीएनआईटी, मैं नागपुर का ही हूँ, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि नागपुर में मुझे वीएनआईटी जैसा अच्छा कॉलेज मिल रहा है। तो मैंने उसके वजह से वीएनआईटी चूज किया। और मैंने जो ब्रांच चूज की थी वो थी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मुझे काफी न्यू और एक एक्साइटिंग ब्रांच लग रही थी उस समय, कि बाकी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये सब लोग करते हैं, पर एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मुझे काफी एक्साइटिंग और न्यू ब्रांच लग रही थी, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग चूज किया। ओके। सो इस बीच आपने जैसे कहा कि मुझे एमपीएससी प्रिपेयर करना था, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपेयर कर रहा था। सो यस। यूपीएससी के लेवल में और एमपीएससी के लेवल में क्या डिफरेंस होता है, और किस तरह अपना प्रायोरिटीज को सेट करना चाहिए दोनों एग्जाम्स के लिए? ओके, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो ना, यूपीएससी और एमपीएससी में फर्क, बेसिकली सबसे बड़ा फर्क होता है सिलेबस का।
कि एमपीएससी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस है, आपको महाराष्ट्र लेवल पे ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर यूपीएससी इज वेरी वास्ट, आपको काफी वास्ट लेवल का पढ़ना होता है। मैंने कभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं किया, तो शायद से मैं उसके ऊपर उतना कमेंट ना कर पाऊँ, पर जितना मेरे फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर मैं उनका एक्सपीरियंस लूँ, तो काफी वास्ट लेवल का आपका सिलेबस होता है, आपको हर एस्पेक्ट को पकड़ना पड़ता है, हर चीज पकड़नी पड़ती है इन सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होती है यूपीएससी लेवल की, उसमें भी जो एग्जाम पैटर्न है कि आपका प्री होने वाला है, मेंस होने वाला है और इंटरव्यू होने वाला है, तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीएससी में जो मेरा प्री एग्जाम था वो सिर्फ क्वालिफाइंग था, पर यूपीएससी में जो प्री एग्जाम होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं होता, उसका वेटेज फाइनल रिजल्ट पे भी आता है। एमपीएससी का जो मेरा मेंस का एग्जाम था वो ऑब्जेक्टिव था, पर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का जो एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है, आपको लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लेवल तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, आपको फिर लिखना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। और इंटरव्यू भी एमपीएससी का जो इंटरव्यू है उसका वेटेज थोड़ा कम है, मतलब सिर्फ 50 मार्क का इंटरव्यू होता है, पर वही यूपीएससी का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसका इंटरव्यू भी काफी ज्यादा मार्क्स का होता है। तो बेसिकली फर्क इतना है कि यूपीएससी का स्कोप थोड़ा ब्रॉड है, एग्जाम का जो कंडक्ट करते हैं वो थोड़ा सा टफ है, एमपीएससी का जो सिलेबस है थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, और एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा इजी है यूपीएससी से। सो अभी जैसे कि आपने कहा कि स्टेज 1 होता है, फिर स्टेज 2 होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो ये काफी यस लंबा प्रोसेस है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यस ये यस सारा प्रोसेस एक ही साल में खत्म हो जाएगा। सो यस इसके लिए आपने पेशेंस कैसे रखा और अपना माइंडसेट कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी का एक फैक्टर तो आ जाता है कि जरूरी नहीं है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा, तो इसके लिए आपका एग्जैक्टली। माइंडसेट क्या था? मेरा माइंडसेट ये था कि जैसे मैंने बताया, मैंने एमपीएससी का जो मेरा प्री का एग्जाम हुआ वो 2017 जुलाई में हुआ। उसके बाद मेरा वीएनआईटी में मैंने एडमिशन इसलिए लिया कि अगर मुझे 2-3 अटेम्प्ट भी लगते हैं, तो ताकि मेरा समय भी बर्बाद ना हो, कि अगर मैं 3 साल भी लगते हैं वो एग्जाम को क्लियर करने में, स्टिल मेरा वो मुझे मैं पीछे देखूं वो मेरे लाइफ में, तो मुझे ये ना लगे कि यार 3 साल मैंने सिर्फ एग्जाम प्रिपेयर किया है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं किया। तो मेरे पास एक एडवांटेज था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक डिग्री भी मिल रही थी और कहीं ना कहीं साथ ही साथ पढ़ाई भी चल रही थी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बैलेंस था उस चीज में, कि चलो मेरा समय पूरी तरीके से सिर्फ बर्बाद नहीं हो रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से। और पोस्ट ग्रेजुएशन का मुझे फायदा ये होने वाला था, एक डिग्री, साथ ही साथ एनआईटी जैसे कॉलेज से अगर मैं ग्रेजुएशन करता हूँ तो एक थप्पा लगता है, बोलते हैं ना कि एनआईटी का आपके ऊपर स्टैंप है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में अगर मैं जॉब करने का सोचता हूँ तो वहां भी मुझे बेनिफिट था। और एमटेक के बाद आपको लेक्चरशिप में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है, तो वो एक मुझे अपॉर्चुनिटी, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा स्टेबल था कि चलो मेरे मेरे पास एक डिग्री रहेगी तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं बता रहा था, मैंने उसके बाद जुलाई में मेरी प्रिलिमिनरी एग्जाम जब मैंने दी, उसके बाद मैंने वीएनआईटी में एडमिशन लिया। अक्टूबर 2017 में मेरा प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट आया। उसके बाद 17 दिसंबर 2017 को मेरी मेंस की एग्जाम थी एमपीएससी में। तब मेरा वीएनआईटी का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका था, तो मेरे पास कुछ 1 महीने का समय था, वो 1 महीने के समय तक मैंने मेरा पूरा 100% दे के मेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई की। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा उस मेंस एग्जाम का रिजल्ट आया 2019 को मार्च में। तो अब जो आप बोल रहे हो कि जो समय लग जाता है, वो इतना समय लगता है वहाँ। तो एक पोस्ट ग्रेजुएशन की वजह से मुझे काफी हेल्प हुई उसमें, कि वो जो समय में निकाल पाया स्टेबल रह के, वो उसकी वजह से। एक अच्छा पॉइंट आपने यहाँ मेंशन किया कि मैं साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, यानी कि आपके पास में एक बैकअप था, प्लान बी था कि अगर मेरा यहाँ नहीं हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे मैं प्राइवेट जॉब के लिए और एज अ प्रोफेसर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम करने के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो ये आपने यस काफी अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि सिर्फ एक डायरेक्शन में आपने नहीं सोचा, आपने 2-3 डायरेक्शन में 2-3 चीजों को ध्यान में रख के एक डिसीजन लिया कि बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है जिसके बेसिस पे मुझे नुकसान ना हो, उल्टा फायदा ही हो। तो ये एक हाँ अच्छा बिल्कुल। आपका था। तो अभी जैसे आपने एग्जाम्स क्लियर कर ली, तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि एमपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो बहुत मतलब 50 मार्क्स का इंटरव्यू था। तो और जो ड्यूरेशन होता है एमपीएससी के इंटरव्यू का, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरव्यू होता है। तो मुझे लग रहा था कि टेक्निकल बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर वैसा नहीं था, उन्होंने काफी सारे एस्पेक्ट क्लियर किए।
इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा गया ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एमटेक भी शुरू था, तो मैं इंटरव्यू पे उतना फोकस नहीं कर पाया। पर स्टिल मुझे डिसेंट स्कोर मिला इंटरव्यू में। और इंटरव्यू का मेरा बताना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर, कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बिल्कुल आप सभी एस्पेक्ट्स पकड़ के जाओ। स्पेशली अपने फील्ड से रिलेटेड है तो अपने फील्ड से रिलेटेड तो बिल्कुल ही सोच के जाइए, पर जनरल चीजों में अपने आजू बाजू की चीजों पर भी ध्यान। तो वो एक इंटरव्यू में मुझे वो समझा कि सिर्फ टेक्निकल पढ़ के नहीं चलेगा, आपको थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर की पता होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ योर स्टडी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फाइनली आपका इंटरव्यू भी हो गया था, आप यस। एक स्टेट ऑफ माइंड में होगे कि मेरा ये कन्वर्ट होगा या नहीं, मेरा ये मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं कि मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सर्व कर सकूं एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन जब आपको फाइनली पता चला रिजल्ट आने के बाद कि आपका अब सिलेक्शन हो गया है, तो आपका क्या मतलब माइंड में क्या चल रहा था, आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था, आपका रिएक्शन क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इतना इजीली मिलती नहीं है सबको। यस, मुझे मतलब जब मेरा रिजल्ट आया, तब हम सब, मेरा कॉलेज के कुछ आखिरी महीना ही चल रहा था वीएनआईटी का, और हमारा एक ग्रुप बन चुका था तब तक एमपीएससी के हम स्टूडेंट्स का, क्योंकि काफी लोग मेरे जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ एमपीएससी प्रिपेयर कर। तो जब वो रिजल्ट की बात पता चली, तो मैंने सबसे पहले अपने पापा को फोन किया, पापा को खुश खबर दी कि मेरा एमपीएससी में सिलेक्शन हो गया और एज अ क्लास 1 सिलेक्शन हुआ है। तो वो काफी खुश थे। उसके बाद मम्मी को फोन किया, मम्मी भी काफी खुश थी। उसके बाद मेरे एक सर है, जो मुझे हमेशा मतलब गाइड करते रहते थे, हमेशा पुश करते रहते थे कि आप एमयू क्लास 1 के लिए ही ट्राई करो। फिर मैंने उनको फोन करके वो चीज बताई। तो मतलब इन ऑल काफी ज्यादा खुशी थी, और एक तो अनबिलीवेबल चीज थी कि पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर क्लास 1 मेरा निकल रहा है, तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और फैमिली भी बहुत खुश थी, क्योंकि हमारे फैमिली से एक पहला क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर निकल रहा है, तो इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस। सो अभी आपकी करंट डेजिग्नेशन क्या है और आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आप कहाँ पोस्टेड हो? मेरी डेजिग्नेशन है असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1, और मराठी में बताओ तो सहायक अभियंता श्रेणी 1। ये मेरी डेजिग्नेशन है। और फिलहाल मेरी पोस्टिंग है नागपुर के गोसीखुर्द प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे पास एक अंबोरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, जो हमारा नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, कोही मांडर रोड के आगे। वहां पे 2 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है मेरे पास। और लिफ्ट इरिगेशन का एक बेसिक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, जैसे डैम्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पानी स्टोर करने के लिए, पर जहां हम डैम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो पोर्शन है वो हाइट पे होता है, तो वहां हम सीधा सीधा रिवर बैंक से पानी लिफ्ट करते हैं पंप यूज करके, और फिर वाया ग्रेविटी हम कैनल सिस्टम के माध्यम से लोगों को पानी देते हैं। तो मेरा बेसिकली काम इतना है कि जो वहाँ का जो एरिया है, जो इरिगेशन इरिगेशन मतलब सिंचन बोलते हैं मराठी में, उसका मतलब फार्मर्स के खेतों तक पानी पहुंचाना जब जरूरत होती है। अगर ऊपर की बारिश नहीं आ रही, तो मेरा बेसिकली काम वही है फिलहाल कि मुझे वहाँ का इरिगेशन देखना है, वहाँ का जो कैनल सिस्टम है उसका मेंटेनेंस, टाइम टू टाइम लोगों तक, फार्मर्स तक पानी पहुंचे। और उसके अलावा जो मेरे पास लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट की मदद से उसका मेंटेनेंस, रिपेयर एंड सिक्योरिटी। आपने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की आज हमारे साथ जुड़ के। सो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या टिप्स एंड गाइडेंस देना चाहेंगे? ओके, मैं सबको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, मैं बताना चाहता हूँ कुणाल, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, वो कोई छोटी एग्जाम हो क्या यूपीएससी लेवल तक की बड़ी एग्जाम हो, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिवीजन, कि आप एक सब्जेक्ट को कितने बार रिवाइज कर सकते हो। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जब प्रिपेयर कर रहा था, मैंने एक सब्जेक्ट को 5-5 बार रिवाइज किया है। और मैं जब 5वीं बार भी अगर वो चीज पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई नई चीज पता चल रही है वहां पे। तो मैं बताना चाहता हूँ सबको कि आप बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। ऑफ कोर्स कुछ एग्जाम होता है कि सिलेबस इतना वास्ट है कि आप 5-5 बार रिवाइज नहीं कर पाओगे, पर स्टिल अगर आप किसी भी एग्जाम को टैकल करना चाहते हो, तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम रिवीजन रिवीजन एक एक सब्जेक्ट को आप कितने बार पढ़ सकते हो, स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज कर रहे हो, तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, प्रॉपर गाइडेंस। अगर आपको पहले ही बार में प्रॉपर गाइडेंस मिलता है ना, तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो, तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। पर आपको किसी ने गलत डायरेक्शन में या
गलत गाइडेंस दे दिया हो, तो आपने रास्ता ही गलत पकड़ा है, तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन, और एक सही गाइडेंस लेके आप सही रास्ते पे चलिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेफिनेटली सिद्धांत, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, वो ये कि प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर रिवीजन, ये दो यस, क्रूशियल फैक्टर है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन जर्नी में। सो इसी के यस, साथ सिद्धांत, मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज आप हमारे गेस्ट बने और आपने काफी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। और व्यूअर्स, इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए द एके शो, एंड फॉर न्यू अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल द वूपसिकल टीवी। थैंक यू।